जय श्री राम। आज 21 जुलाई 2023 शुक्रवार। आपका कलयुग की रामायण में हार्दिक स्वागत है। मैं एक प्रयास कर रहा हूं, केवल जैसे जैसे मुझे हनुमान जी दिखा रहे हैं। भारत सरकार से मेरा एक निवेदन है कि गंगाजल नाम से लोकतंत्र की रामायण एक फेसबुक पेज बनाया जाए और पूरे देश में जनता से सुझाव मांगे जाए। अगर 1% लोग भी सक्रिय होंगे तो हम एक बहुत कुछ नया खोज सकते हैं। तो आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की तस्वीर है। इस तस्वीर की खास बात यह है, इसमें दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस, इनके जो चुनाव चिन्ह है वो इसमें समाहित है। कांग्रेस, शिव, शक्ति, कमल। तो यह लोकतंत्र की रामायण का दूसरा अध्याय है। अब जो जो विचार मुझे हनुमान जी ने ही दिए हैं, 12 मार्च 2000 को हनुमान जी ने कहा था, मैं तुम्हें निकर की शक्ति दूंगा। अच्छा, पहले मैं यह बता देता हूं, हनुमान जी ने यह कहा था कि मैं 200 साल का भविष्य पहले बांटूंगा। मोदी को मैं कमल पकड़ा के दूंगा, तू कमल पर बैठा के देगा। तो मोदी जी 2031 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। वो चाहकर भी 2032 में प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। अभी भी एक रद्दोबदल के लिए उनके पास 8 साल का समय है। तो यह निकर की शक्ति यानी निर्वाचन कर का नाम आप रखो शिव शक्ति निर्वाचन कर। और यह 2024 के आम चुनाव में मुद्दा होना चाहिए और 2024 के बाद से ही यह कर लगाया जाना चाहिए। कर का भाई, निर्वाचन कर का मोटिव यह है कि सरकार चलाने के लिए दो दलों की आवश्यकता होती है। एक तो जो दल सरकार में है, एक दूसरा प्रमुख विपक्षी दल। इनके अलावा क्षेत्रीय दलों की भारत में भरमार है। यह एक विडंबना है। तो इनका जो भी खर्चा होता है, अब ये मजबूर होकर के राजनीतिक दलों के पास कोई विकल्प नहीं है। यह उद्योगपतियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अभी मोदी जी को अडानी के साथ संबंधों को लेकर कैसे उनको बदनाम किया जा रहा है, यह उनकी मजबूरी है। इस मजबूरी से निजात पाओ और भारत सरकार निर्वाचन कर ले। इनमें जो दोनों प्रमुख दल हैं, सत्ता पक्ष का और विपक्षी दल का, उनको जो पदाधिकारी हैं उनको भी वेतन दिया जाना चाहिए। बिना वेतन के, और इससे एक फायदा यह भी होगा कि राजनीतिक दल है वो उद्योगपति या जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, केवल उनको टिकट देने के लिए मजबूर नहीं होंगे अगर यह निर्वाचन कर लिया जाएगा। तो दोनों राजनीतिक दलों का, और यह केवल एक बार के लिए 10 वर्ष के लिए केवल केंद्र के आम चुनाव में ही लिया जाए। अगर सभी क्षेत्रीय दलों को या राज्य सरकारों को भी देने लग गए तो हम उद्देश्य में जो हमारा कलयुग की रामायण का मोटिव है, द्विदलीय व्यवस्था, शिव शक्ति निर्वाचन व्यवस्था, शिव कांग्रेस, शक्ति बीजेपी, तो उनको नहीं दिया जाना चाहिए। अब दूसरा है, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति लगाएं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मूर्ति, भाई हम जो भी मूर्ति देखते हैं हमारे मन में वैसा ही विचार आता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की 40 फीट की एक मूर्ति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पूरे भारत में लगाई जानी चाहिए। और इसके पीछे मोटिव यह है कि स्त्री और पुरुष समान। जनता में यह संदेश देना है, इस आधार पर लगानी है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, ना स्त्री बड़ी है ना पुरुष बड़ा है, दोनों बराबर है। इस संदेश के आधार पर मूर्ति लगानी है अगर राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो तो। और यह इसका एक मोटिव भी है।
तीसरा है सीता शोक विनाशक राष्ट्र रत्न आयोग। यह इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके कार्य क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो उसका कार्य क्षेत्र होता है उसका उसके चिंतन पर और उसमें उठने वाले विचारों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें सीता शोक विनाशक, जो कि हनुमान जी का एक नाम है, सीता शोक विनाशक राष्ट्र रत्न आयोग का गठन करना है केंद्र सरकार को। इसमें इसका एक वृहत रूप होगा जिसमें 1008 सदस्य होंगे, लघु रूप होगा जिसमें 108 सदस्य होंगे। 1008 और 108 दोनों ही हिंदू धर्म की प्रमुख संख्याएं हैं। अब आप 90 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें 10 सदस्य होंगे, इनकी संख्या 900 हो गई। 18 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें 6 सदस्य होंगे, इनकी संख्या 108 हो गई। तो टोटल बैठ गया एक लघु रूप 108 सदस्य और वृहत रूप 1008 सदस्य। 108 क्षेत्रों, हमें 108 क्षेत्र ढूंढने हैं। 108 क्षेत्र ढूंढ करके और उनमें से 10 और 6 सदस्य जो 90 और 18 में बांटे हैं, इनमें इनको डिवाइड करना है। जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, रक्षा, मजदूर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, न्यायपालिका, कृषक, मीडिया इत्यादि। अब भाई आप 10 वकील ले लो, इसमें 10 न्यायाधीश ले लो, 10 पुलिसकर्मी ले लो, 10 नेवी के ले लो, 10 एयरफोर्स के ले लो। तो जो इनकी सभा होगी भाई, जो भी इनकी सभा होगी, जो भी इनको कानून निर्माण के समय इनकी मदद ली जाएगी, तो जो सुझाव देंगे ये वो बहुत ही उत्कृष्ट होंगे। क्योंकि नए हर फील्ड में इलिट वर्ग होता है और इनका फायदा यह होगा कि इनके सुझावों से देश लाभान्वित होगा बहुत ज्यादा। पुराने जमाने में राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न की व्यवस्था थी, यह उसी के सोच पर आधारित है। 1008 सदस्य। इसका उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति पर उसके काम कार्य क्षेत्र का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमें इसका फायदा कानून निर्माण में उठाना चाहिए। अच्छा, इन सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष हो और वर्ष में 4 बार बैठक अनिवार्य हो लघु रूप की 108 सदस्यों वाले आयोग की, और 2 बार बैठक अनिवार्य हो वृहत रूप की 1008 सदस्य वालों की। इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो ताकि राजनीति ना घुसे इसमें, और जनता, मीडिया, इनके सरकार इनको मनोनीत करे। इनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो, यह राजा विक्रमादित्य के नवरत्न जैसी व्यवस्था है। तो यह था सीता शोक विनाशक राष्ट्र रत्न आयोग। इसकी स्थापना करो जयपुर में। अगर मोदी जी नई संसद का गठन कर सकते हैं तो यह एक नया विचार है, वो जयपुर में इसके लिए एक 2 भवन बनाए। एक में 108 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो, एक में 1008 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था हो, और संसद की कार्रवाई की तरह ही इसका सीधा प्रसारण हो ताकि उत्कृष्ट विचार निकल के आए और देश लाभान्वित हो। अब अगला है, भारत सरकार एक व्यक्ति एक मत अर्थात समान मताधिकार का विरोधी है। अभी भारत में एक व्यक्ति एक ही मत दे सकता है, सभी के लिए यही नियम लागू है। मैं इसका विरोधी हूं। हम सब समान नहीं है। वो व्यक्ति जो अंगदान करता है वो हमसे अलग है, वो सेक्रीफाई कर रहा है, वो देश के लिए कर रहा है। वो व्यक्ति जो केवल एक संतान को जन्म दे रहा है वो देश के बारे में भी सोच रहा है कि क्योंकि हमारी जनसंख्या नियंत्रण करना हमारी एक प्रमुख समस्या है अभी।
तो वो अलग है, उनको आप 2-3 मताधिकार दो। जैसे प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 1 से 3 मत देने का अधिकार हो। हमें बहुल मतदान के आधार खोजने होंगे। जो व्यक्ति मृत्यु उपरांत अंगदान करता है उसे 2 मत देने का अधिकार होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, जो जो दंपति एक ही बच्चा पैदा करे उन्हें 2 मत देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे ही बहुल बहुल मताधिकार और क्या क्या आधार हो आप खोजिए, मैं केवल एक विचार दे रहा हूं। भारतीय संविधान में जनमत संग्रह की व्यवस्था हो। आम चुनावों के साथ ही जनमत संग्रह की व्यवस्था हो। सरकार संविधान में एक नई अनुसूची जोड़े, जैसे 9वीं अनुसूची नहीं जोड़ी थी जिसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, ऐसे ही एक नई अनुसूची जोड़े और उसमें वो कानून डाले जिनके आधार पर अनावश्यक रूप से राजनीति होती है और देश की शांति भंग होती है। आम चुनावों के साथ ही जनमत संग्रह की व्यवस्था हो। सरकार संविधान में एक नई अनुसूची जोड़े जिसमें वो कानून डाले जिनको बदलने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता हो। जैसे सरकार कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति, अभी राजनीतिक वंशवाद सबसे बड़ी समस्या है, तो सरकार कानून बनाए कि कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का 6 वर्ष से अधिक अध्यक्ष नहीं रह पाएगा। और इसके लिए करना क्या क्या चाहिए, उसको एक नई अनुसूची में डाल दो कि भाई इसमें परिवर्तन अगर करवाना है तो जनमत संग्रह होगा। इससे राजनीतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र आएगा। दूसरा, सरकार कानून बनाए कि किसी भी धार्मिक स्थल से बिना सुर ताल के भजन अजान जो मस्जिदों में होती है इत्यादि नहीं हो, क्योंकि यह ध्वनि प्रदूषण है और बहुत ही कर्कश लगता है, मानसिक शोषण है। तो सरकार कानून बनाए कि किसी भी धार्मिक स्थल से भजन अजान इत्यादि तभी बजेंगे जब उनमें सुरताल हो, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाए ताकि कानों को वो कर्णप्रिय लगे। सरकार इसकी व्यवस्था करे और बिना जनमत संग्रह के यह नहीं बदला जा सकेगा। अभी जो सोनू निगम वाला भी विवाद हुआ था उस समय मोदी जी कोई समाधान नहीं खोज पाए थे, समस्या यथावत रही। यह इस समस्या का समाधान है, यह कयामत तक का इलाज है और कयामत के बाद हनुमान ही वर्मा है। मेरा अगला सुझाव है, आम चुनाव के 3 वर्ष बाद सभी यहीं तक है ना, आम चुनाव के 3 वर्ष बाद सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, एक चुनाव एक साथ हो ताकि केंद्र सरकार पर सही काम करने के लिए दबाव रहे। मोदी जी का विचार क्या है? मोदी जी का विचार है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो। मैं इससे सहमत नहीं हूं। साथ ही संविधान सम्मत व्यवस्था की जाए कि लोकसभा अब एक बार, अब जैसे 2024 में आम चुनाव है तो 2027 में सभी राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हो। और हमें यह व्यवस्था करनी है कि जो शपथ ग्रहण, इसकी संविधान सम्मत व्यवस्था करनी है कि विक्रम संवत के प्रथम दिन यानी हिंदू नववर्ष का जो प्रथम दिवस है उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। अरे भाइयों, जब अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति केवल 20 जनवरी को ही शपथ लेता है, उनकी संविधान सम्मत व्यवस्था है, तो हमें मानसिक गुलामी से आजादी कब मिलेगी? हम क्यों नहीं कर सकते? विक्रम संवत को लागू करो, धीरे धीरे खोजो तरीके। तो ये मेरे 6 सुझाव थे और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। भगवान शिव के सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति मैंने फेसबुक पे राजनीतिक भविष्य भी बांटा है जो जो हनुमान ने दिखाया है।
तो यह मूर्ति 40 फीट की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगनी चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष समान है, यह मैसेज जाए। साथ ही यह मैसेज भी जाए कि द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र का आदर्श है, हमें इसको पाना है। तो हमें इसको पाना है। तो यह मूर्ति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मूर्ति पूरे भारत में, और यह मोदी जी 2024 के चुनाव से पहले करें, मैं उनको मेरी तरफ से सुझाव दे रहा हूं। मुझे विश्वास है आप करेंगे। और एक फेसबुक पेज बनाइए गंगाजल लोकतंत्र की रामायण के नाम से, ताकि जनता के नए नए सुझाव हमें प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय हनुमान।